लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान सेना का टैंक लौट रहा था। इसी दौरान नदी पार करते वक्त टैंक में मौजूद जवान पानी में फंस गए, जिन्हें बचाया नहीं जा सका। यह हादसा लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में मंदिर मोड़ के पास उस वक्त हुआ जब टैंक अभ्यास कर रहे फायर एंड फ्यूरी 14 कॉर्प्स के 5 जवान वापस लौट रहे थे। तभी अचानक श्योक नदी का जलस्तर बढ़ गया और जवानों का टैंक नदी के तेज बहाव में फंस गया। जवान कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो लहरों में फंस गए। सेना की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद भी जवानों को बचाया नहीं जा सका। लद्दाख में सेना के जवानों के साथ हुए इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया और अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि लद्दाख में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। टैंक के नदी पार करते वक्त दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। देश अपने वीर सैनिकों की सेवा को कभी नहीं भूलेगा। दुख की इस घड़ी में देश शहीद जवानों के परिवार के साथ खड़ा है। दौलत बेग ओल्ड का इलाका भारतीय सीमा के उत्तरी छोर पर है। दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी इसी दौलत बेग ओल्डी DBO इलाके में है। यहाँ इससे पहले भी श्योक और नुब्रा घाटियों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं हो चुकी हैं। और यूपी में कोटा के तहत नौकरी न मिलने पर एनडीए में घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी, SC, ST के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल यानी वो योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है। बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। इससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में इस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं, जिनके लिए रिजर्व की गई हों। इधर यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि संवाद के जरिए बातचीत का हल निकाल लिया जाएगा। तो इस पर चर्चा चलेगी और हमको लगता है कि जल्दी हल हो जाएगा। हम लोगों को कोई ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। इस पत्र के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने सफाई दी और अनदेखी की बात को नकारा है। आयोग की ओर से कहा गया है कि आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं और उन्हें परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता बल्कि ग्रेडिंग की जाती है। अनुप्रिया पटेल के एनडीए का हिस्सा होने के चलते इस चिट्ठी को लेकर सियासत भी गर्म हो गई। विपक्षी दलों ने इसे लेकर एनडीए पर निशाना साधा। कांग्रेस ने अनुप्रिया पटेल की नसीहत दी तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी गरीबों को उनका हक नहीं देना चाहती। ओबीसी वर्ग ने आपको अपना सिरमौर बनाया है, अपने सर पर बैठाया है। उनके साथ चिट्ठी लिख करके गद्दारी मत कीजिए। यही अनुप्रिया पटेल जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, संजय निषाद जी हैं। इन्होंने भी मांग की थी कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, लेकिन बीजेपी सीधा सीधा मुकर गई, क्योंकि ये ना आरक्षण देना चाहती है और ना जो दबा कुचला समाज है उसको उसका हक देना चाहती है। इधर बीजेपी ने कहा कि अनुप्रिया के सुझाव पर सरकार गौर करेगी। योगी जी को उन्होंने चिट्ठी लिखा है, निश्चित तौर पे उनका विचार सही है, तो उस पर निश्चित तौर पे हम लोग अमल करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे सहयोगी हैं। अगर सुझाव दे रही है तो कोई बुरी बात नहीं है। यूपी में बीजेपी की हार पर समीक्षा रिपोर्ट आ गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी क्यों पिछड़ गई, इसको लेकर यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा हुई। कोर कमेटी की बैठक में उन सीटों पर चर्चा की गई जहां बीजेपी को शिकस्त मिली। यूपी कोर कमेटी की बैठक में स्पेशल टीम की समीक्षा रिपोर्ट रखी गई, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, कई विधायक अपने क्षेत्र के लोकसभा कैंडिडेट के खिलाफ थे और बीजेपी को इन सीटों पर भीतरघात से नुकसान हुआ। पार्टी भीतरघात करने वाले विधायकों पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से नाराजगी भी वजह रही। तमाम कोशिशों के बाद भी ओबीसी वोट बैंक के बिखराव को रोका नहीं जा सका और संविधान के मुद्दे पर दलित वोट बैंक भी छिटक गया। इधर बीजेपी पूरी रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी, जहां इस पर अलग से चर्चा होगी। बातचीत हम लोग कर रहे हैं आपस में, और बातचीत करके जो जो विषय समीक्षा में आए वो केंद्रीय पार्टी को हम लोग अवगत कराएंगे। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी मजबूती से जुट गई है। नतीजों की समीक्षा के लिए इंटरनल मीटिंग जारी है, तो वहीं भविष्य में पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल की संभावना है। लेकिन उससे पहले आरएसएस ग्राउंड लेवल पर हालात बदलने में जुटा है। कुछ ही महीनों में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा आरएसएस नए सिरे से काम कर रहा है। 30 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और काशी विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंच रहे हैं। यहां वो संघ कार्यालय में स्वयंसेवकों के साथ बैठक करेंगे। चर्चा है कि इस बैठक में काशी में बीजेपी को मिले कम वोटों पर भी मंथन किया जा सकता है।
इससे पहले आरएसएस के यूपी संगठन में कई बड़े बदलाव करके नए सिरे से कमान सौंपी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले की मौजूदगी में बैठक के बाद कई बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज कुमार को अयोध्या से हटाकर गोरखपुर भेजा गया। अखिल भारतीय सह गौ सेवा प्रमुख नवल किशोर को गोरखपुर से मोहनलालगंज लखनऊ भेजा गया है। वहीं आरएसएस के अलावा बीजेपी भी खामियों को दूर करके मिशन 27 के लिए आगे बढ़ रही है। पार्टी ने यूपी में कई सीटों पर मिली हार की समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। ये हमला कल्याणपुर इलाके में हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई और तस्वीरों में कुछ लोग हाथ में पत्थर लेकर पुलिस टीम पर हमला करते दिखे। चूंकि पत्थरबाजी करने वाले लोग बड़ी संख्या में थे, इसलिए पुलिस को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ गया, लेकिन भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और खदेड़ कर पुलिस टीम पर पत्थर बरसाए। इस हमले में डीएसपी समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमले के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया ऐसा जा रहा है कि एक पूजा स्थल है एक विशेष समुदाय का, जो कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से जिसका निर्माण चल रहा था, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस दौरान एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई और राजस्व विभाग उस अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंचा, लेकिन लोग भड़क गए और उन्होंने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। और ऐसा ही बवाल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखने को मिला। कोलकाता में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विवाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों से हो गया। और जैसे ही अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने लोगों की दुकानें तोड़ने की कोशिश की, लोग भड़क गए। इसके बाद दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को चारों तरफ से घेर लिया और वहां हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि दुकानदार अधिकारियों के साथ मारपीट कर पाते, उससे पहले ही पुलिस ने सख्ती दिखाकर हंगामा कर रहे दुकानदारों को रोक लिया और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और सीएम ममता बनर्जी से उनकी शिकायत करने की बात कही। बता दें कि पश्चिम बंगाल में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, लेकिन ममता सरकार पर सिर्फ हिंदुओं पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बुलडोजर सिर्फ वहां गरज रहा है जहां हिंदुओं के घर और दुकानें हैं। पश्चिम बंगाल में गवर्नर सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच खींचतान और बढ़ गई है। ममता बनर्जी की टिप्पणी के खिलाफ राज्यपाल ने हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया गया। बताया जाता है कि ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। देश के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब किसी राज्यपाल ने अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कदम उठाया है। लोकसभा चुनाव के बीच 2 मई को राजभवन की अस्थायी महिला कर्मी ने राज्यपाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ममता सरकार ने जांच पुलिस को सौंपी थी, वहीं राज्यपाल ने राजभवन में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान न्यायपालिका की कार्यशैली को लेकर नसीहत दी, तो कार्यक्रम में मौजूद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपनी बात रखी। मौका था कोलकाता में चल रहे नेशनल जुडिशियल एकेडमी के क्षेत्रीय सम्मेलन का, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा कि न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए। इट इज नॉट माई इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट और मैनहैंडल टू एनीवन, बट माई सबमिशन, माई काइंड सबमिशन दैट प्लीज सी no political biasness in judiciary. Judiciary must be pure, absolutely pure. तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका देश की जनता के लिए काम करती है। We therefore look at law and its intersection of technology from the perspective of the societal conditions in which those whom we serve exist in our societies. Because the true merit of our work lies in addressing the challenges faced by those at whose feet we are intended to serve, namely the common citizens of India. और अब गूगल मैप्स को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि भारत ने अपना जियो पोर्टल भुवन तैयार करने के साथ उसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। भुवन को गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण भी कहा जाता है, जो 4 भाषाओं में उपलब्ध है। ये एक बहुउद्देशीय
सैटेलाइट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन संचालित करता है। इसके जरिए भौगोलिक जानकारी और दूसरी भौगोलिक सेवाओं को खोजने और उनका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर से पृथ्वी के सतह की 2D और 3D पिक्चर भी देखी जा सकती है। भुवन को खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया गया है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर की तुलना में 1 मीटर तक की लोकल रेजोल्यूशन के साथ भारतीय जगहों की ब्रॉड इमेजिनेशन मुहैया कराता है। हालांकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इमेजेस में भारत का कोई भी रक्षा प्रतिष्ठान शामिल नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी वन विभाग जियो पोर्टल भुवन की मदद से ही जंगलों की आग पर नजर रख रहा था। यही नहीं, गूगल मैप्स का भारतीय संस्करण भुवन के करीब 4.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स भी हो गए हैं।